नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो किसान मित्रों, आज यह जो गोबर खाद और छानिया खाद, जो गोबर खाद का खेती में महत्व है, उसका मैं आपको टोटली विश्लेषण आपको बताऊंगा। ये सेकंड पार्ट है। जो इसके पहले मैंने जो छानिया और गोबर खाद का जो मैंने आपको बताया था कि खेती में किस तरह से यूज़ करना है, और अगर आप खड़ी फसल में आपको छानिया खाद किस तरह से आपको डालना है, अगर फर्स्ट प्राइमरी स्टेज पे अगर आपने यूज़ नहीं किया है, अगर ज़मीन की फर्टिलिटी कम है, तो आपको किस तरह से इसका नियोजन करना है। तो किसान मित्रों, ये उसका सेकंड पार्ट है, तो इसे भी आप ज़रूर अंत तक देखिए। और आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो किसान भाई, आप देख सकते हो छानिया खाद, जो अभी यह जो केला खेत है जहाँ पे टोटली मेरा मैनेजमेंट हो रहा है, जहाँ पे मैंने टोटली रूप से 3 ड्रिंचिंग और की है, और यहाँ पे आज तक 2 खातर के बेसल डोज मैंने किए किसान भाइयों। पर यह जो 2 खातर के जो बेसल डोज है, उसमें आप देख सकते हो कि जिस भी तरीके से यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट किया, इसका आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और फर्स्ट डोज मैंने और सेकंड डोज यहाँ पे किए गए हैं। 70 दिन के करीब हमारे 2 डोज यहाँ पे हो चुके थे। तो किसान मित्रों, यहाँ पे छानिया खाद का कुछ भी प्रयोग किया नहीं गया है। जब छानिया खाद प्राइमरी स्टेज पे जो लैंड प्रिपरेशन हम करते हैं, तो उसमें छानिया खाद जो गोबर खाद होता है उसका 100% यूज़ होना ही चाहिए। तो यहाँ पे किया नहीं गया है किसान भाई। तो आज यह पौधे में आज आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वालिटी, और आज खड़ी फसल में हम गोबर खाद का यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आज यहाँ पे 6 टन 3000 प्लांट का यह केला का खेत है, और इसमें 6 टन मिनिमम 5 से 6 टन जैसा यहाँ पे सड़ा हुआ गोबर खाद डाला जाएगा। और यह गोबर खाद आप देख सकते हो कि बेड में दबाया जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड पे यहाँ पे बेड में दबाया जाएगा, और 3 फुट जैसा फ्लैट 2.5 से 3 फुट फ्लैट यहाँ पे बेड बनाया जाएगा, और 7 इंच जैसा उसकी ऊंचाई। और यहाँ पे वह छानिया खाद है जो 6 टन जैसा है, और उसमें हम 10 केजी जैसा 8 से 10 केजी जैसा माइक्रोराइज़ा ग्रैन्युल फॉर्म में उसका यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई अच्छे से हो। जो रूट है माइक्रोराइज़ा जो जड़ों का विकास करती है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल है, ये जो काफ़ी हार्ड ज़मीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको दिखेगा तो ये टोटली आजू बाजू का विस्तार जो भी है, ये मकई खेत, यहाँ पे मक्का की खेती काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे होती है। और एक किसान भाई ने एक सोच रखी है, एक अच्छा संकल्प लिया है। और आज केला की खेती आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे केले का रिजल्ट भी इन किसान भाई को मिला है। तो किसान मित्रों, जब भी आप खेती करते हो केला की, भले आप खेती केला की करो या पपाया की करो, तो आपको ज़मीन में जो कार्बन का प्रमाण चाहिए, जो ऑर्गेनिक मैटर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि केचुए होते हैं ज़मीन में, ऑर्गेनिक मैटर्स जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कल्चर होता है आपको ज़मीन में, उसको सेंद्रिय खाद के रूप में आपको सेंद्रिय खाद के हिसाब से आपको, जैसे कि छानिया खाद है, गोबर खाद है, तो इसकी हिसाब से आपको देना होता है। अगर यह आप देते हो ज़मीन में, तो जो एक बॉन्ड होता है रासायनिक और ऑर्गेनिक, ये दोनों बॉन्ड 50-50% होने ही चाहिए। अगर यह होगा तो ये 100% पौधा आपको जो अपने प्रोडक्शन सोचा है, जो प्रीमियम क्वालिटी सोचा है, तो आपको वह प्रीमियम क्वालिटी भी मिलेगी। तो किसान मित्रों, जैसे कि आज ये ब्लैक सॉइल है और काफ़ी हार्ड ज़मीन है, ज़मीन की फर्टिलिटी काफ़ी जितनी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। और इसी के हिसाब से आगे अभी ठंड का मौसम बनने वाला है, और इसी के हिसाब से किसान भाइयों यहाँ पे, क्योंकि ऐसी ज़मीनों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा स्टोर होता है, तो जो जड़ों का जो विकास होना चाहिए, तो विकास जितना अच्छे तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। और इसी के हिसाब से जो हमें पौधों में ग्रोथ चाहिए होती है, वो ग्रोथ इतनी सारी मिल नहीं पाती है, हाइट ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि केले में जितना हाइट होगा उतना ही आपका बंच के लिए, आपका बॉडी स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो किसान मित्रों, यहाँ पे अभी 6 टन 3000 प्लांट पे छानिया गोबर खाद का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। और जो अभी यहाँ पे 2 बेसल डोज हो चुके हैं,
जिसमें DAP, यूरिया, पोटैश, ओरा पावर, वापस से हमने माइक्रोन्यूटन का हमने यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट, सल्फर और वापस से DAP, यूरिया, पोटैश। इस तरीके से किसान मित्रों मैंने इसके अगले वीडियो में भी आपको मैंने बताया, उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा। और टोटल मैंने आपके इसके आगे जो भी मैंने यहाँ पे 2 डोज किए वो शेड्यूल मैंने आपको टोटल बताया हुआ है, आप वो भी ज़रूर देखें। और आज यहाँ पे जो तीसरा बेसल डोज होने वाला है तो उसमें हम एक 50 kg DAP, 1000 प्लांट के हिसाब से 25 kg अमोनियम सल्फेट, 25 kg यूरिया, 50 kg पोटैश, 25 kg ओरा पावर, उसी के साथ में 10 kg माइक्रोन्यूटन और 5 kg दानेदार सल्फर का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि आगे चल के यहाँ पे ठंड का जो मौसम बनने वाला है तो ठंड के मौसम में हमें सल्फर की काफ़ी मात्रा में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सल्फर क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक खाद के बेसल डोज पे सल्फर लिया है। क्योंकि सल्फर आपने लेना चाहिए किसान भाई, सल्फर का काफ़ी सारा महत्व होता है। जो आप खाद दे रहे हो तो अच्छी तरीके से वो डाइल्यूट होते हैं सल्फर से। जो ज़मीन का आपको समझ लीजिए कि pH बढ़ाओ तो उसे भी कंट्रोल करता है, फंगस को भी कंट्रोल करता है, एक उत्तम फंगीसाइड भी माना जाता है। और काली ज़मीनों में, जहाँ पे ज़मीन आपकी हार्ड है, ऐसी ज़मीनों में सल्फर तो काफ़ी अच्छा काम करता है। क्योंकि जो सोडियम, सॉल्ट जो ज़्यादा तरीके से जो ज़मीन में स्टोर होते हैं उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए भी वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसी के साथ में ज़मीन का pH भी, और साथ ही साथ में और अभी जो ठंड का मौसम बनने वाला है तो ठंड के मौसम में सल्फर की मात्रा चाहिए होगी। क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे अभी कम होते जाएगा, क्योंकि मिनिमम केले को 16 से 17 कम से कम टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक, 40 से 42 इंच सेल्सियस डिग्री तक उसे टेम्परेचर चाहिए। और जो अभी टेम्परेचर बनने हो रहा है, जो आगे चल के जो 2 महीना अभी केले के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। जो टेम्परेचर जितना भी घटेगा उतना ही जो आप खाद दोगे वो खाद पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़मीन, क्योंकि टेम्परेचर रात का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी पैमाने पे वो माइनस तक चला जाता है। तो वो समय पे क्या होता है किसान भाइयों, वातावरण और जो ज़मीन का जो भी टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होने के कारण, ठंड होने के कारण जो आप खाद दे रहे हो, आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो न्यूट्रिशन सही रूप से काम नहीं कर पाएगी, कर पाएगी। ज़मीन उसे पकड़ के रखेगी। और ठंड के हिसाब से जो अंदर की जो गतिविधियाँ होती है आंतरिक केले की, वो काफ़ी हद तक वो स्टॉप हो जाती है, सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। तो गर्मी लाने के लिए आपको अमोनियम सल्फेट है, सल्फर है, इन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। उसी के साथ में किसान मित्रों यहाँ पे छानिया खाद, जैसे जैसे हम यहाँ पे 6 ट्रॉली गोबर खाद दे देंगे तो उसके मिनिमम 12 दिन बाद, 10 से 12 दिन बाद यहाँ पे बेड अभी लगाया जाएगा। बेड में भी जो रासायनिक खाद है उसे नहीं दिया जाएगा। और छानिया खाद का जो गोबर खाद का बेड करने के बाद में मिनिमम 12 से 15 दिन का यहाँ पे गैप होगा। और वो गैप करके फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है तीसरा जो फर्टिलाइज़र का बेसल डोज वो यहाँ पे किया जाएगा। वो बेड के ऊपर किया जाएगा दोनों साइड पे। और उसके बाद में यहाँ पे जो ड्रिप सिस्टम लगाया जाएगा। और उसी के साथ में हम ठंड के मौसम में यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग करेंगे। अगर आप केला के किसान हो तो कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग करें। 1000 प्लांट के हिसाब से 4 kg जो हम आगे चल के यहाँ पे शेड्यूल बनाने वाले हैं, जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, 4 kg 1000 प्लांट पे 3 से 4 kg कैल्शियम और 300 ग्राम जैसा बोरॉन, 250 ग्राम जैसा जिलेटेड जिंक आप ड्रिप से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा, जो सेल वाल होगी वो मजबूत होगी और जो उनका डेवलप होना चाहिए वो अच्छे तरीके से होगा। उसी के साथ में किसान मित्रों यहाँ पे पोंगा भरने भी किया जाएगा। बेड़ लगाने के बाद में वापस से यहाँ पे पोंगा भरने किया जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे ही बेड़ लगाया जाएगा तो उसमें थोड़ा केला स्ट्रेस में जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी रूटेज हो रही थी और रूट हल्की बहुत थोड़ी बहुत तो डैमेज होगी। इसके हिसाब से और ठंड के हिसाब से भी यहाँ पे जो चॉकिंग की समस्या सभी किसान भाइयों को अभी आ रही है, तो अच्छे गैपिंग के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए और पौधा आपका ठंड के हिसाब से स्ट्रेस में ना आए, उसके लिए हम यहाँ पे ट्रॉफी 200 लीटर पानी में 1 लीटर, 4 गन, 1 प्रोसिल ट्यूब, जिलेटेड जिंक 250 ग्राम का हम यहाँ पे ऊपर से बॉडी में ड्रिंचिंग करने वाले हैं। अगर आप बॉडी में ड्रिंचिंग करोगे तो जो आपका ठंड का मौसम बना हुआ है, जो क्लाइमेट बदलाव के कारण पौधा जो तान बन जाता है उस पर, तो वह आएगा नहीं और पौधा निरंतर रूप से आपका चलता रहेगा। तो किसान भाइयों, छानिया खातर का काफ़ी सारा महत्व होता है, गोबर खाद का काफ़ी सारा महत्व होता है जो आप खाद डाल रहे हो। क्योंकि
उसके लिए भी ऑर्गेनिक का बोन चाहिए होता है। जैसे आपकी ज़मीन ऑलरेडी अगर समझ लीजिए कि मकई खेती या विस्तार में होती है, अगर ज़मीन में अगर समझ लीजिए, क्योंकि केला भी हाथी जैसा पाक होता है, खादाड़ा पाक होता है, अगर ज़मीन में आपका ऑर्गेनिक मैटर अगर नहीं होंगे तो किसान भाइयों, तो देखिए उसका एक रेशो होता है 25% हवा, 25% पानी, 45-45% आपका खनिज द्रव्य, 5% ऑर्गेनिक मैटर। तो किसान भाइयों, ऑर्गेनिक मैटर पे आपको काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि अभी सभी जगह पे आप देखोगे तो सभी की जो ज़मीन है किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों का कहना ऐसा होता है कि हम तो बहुत सारा खाद का यूज़ करते हैं, फिर भी हमें अच्छे पैमाने पे जो रिजल्ट हमें प्राप्त होने चाहिए वो होने पाते हैं। हमारा स्टेम साइज नहीं बन पाता है, जो हमें क्वांटिटी प्रोडक्शन हमें जो आना चाहिए जो केले में, वो हमें आने पाता है। तो किसान भाइयों, इसका सबसे जो इसके पीछे जो होता है कारण वो एक ही होता है कि जो आप ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया जो मैं मानता हूँ, जो मैंने देखा है आज तक, आपका गोबर खाद, सड़ा हुआ गोबर खाद अगर आप डालते हो तो ज़मीन में जो केंचुए होते हैं, ज़मीन में जो बैक्टीरियाज की जो कॉलोनी होती है वो अच्छे पैमाने पे डेवलप होती है। जितने ज़मीन में जीवाणु आपके बढ़ेंगे उतना ही आप अच्छी रूप से जो आप छानिया खाद दे रहे हो, जो आप गोबर खाद दे रहे हो, तो अच्छी रूप से वो काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपके ज़मीनों में जो केंचुए होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या कॉलोनीज बढ़ेगी, तो जितनी, क्योंकि उसका खुराक ही होता है किसान भाइयों ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो आपका कार्बन बढ़ेगा, CN रेशो आपका अच्छा रहेगा, कार्बन बढ़ेगा। जितना आपका कार्बन बढ़ेगा उतना ही आपका ज़मीन की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो आपके बैक्टीरिया तो जीवाणु होते हैं ज़मीन के अंदर, वो उसी पे ही अपना निर्भर कर जो अपना जीवन क्रम चलाते रहते हैं। तो इसके हिसाब से आपको गोबर खाद का काफ़ी महत्व होता है, जो आपने देना ही चाहिए। और किसान भाइयों, जब भी आप गोबर खाद का यूज़ करते हो तो आपको अच्छे तरीके से उसे सड़ाना है, सड़ा के डालना है। अगर आप कच्चा छानिया खाद डालोगे तो काफ़ी सारे फंगस, काफ़ी सारे रोग, कीटों का, उधय का, नेमाटोड का, काफ़ी सारे मूल खाद का, जो तना सड़न का, काफ़ी सारी दिक्कतें लेके आता है। तो आपको छानिया खाद को काफ़ी कंपोस्ट करके डालना है। जितना आप छानिया खाद का, जो आप गोबर खाद को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही आपको रासायनिक खाद का उपयोग कम करना पड़ेगा, क्योंकि गोबर खाद ऐसा होता है किसान भाइयों, क्योंकि गोबर खाद में भी काफ़ी ppm में, काफ़ी पैमाने पे माइक्रोन्यूटन, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। अगर आप गोबर खाद का अच्छे पैमाने पे यूज़ करते हो तो उसी के साथ में अगर समझ लीजिए कि आपने बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को अगर फॉलो किया है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कम खर्चे में आपको अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है, कम लागत खर्च में, क्योंकि कम लागत खर्च में आपको एक अच्छा बेनिफिट, आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी, ज़मीन की हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी होती है। अगर जितना आप छानिया दोगे उतना ही ज़मीन में जीवाणुओं का जो जीवाणु है उनकी कॉलोनीज, जो केंचुए है, वो जितने ज़मीन में बढ़ेंगे उतना ही आपकी ज़मीन भुरभुरी होगी, भूसभूषित होगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, ज़मीन में ऑक्सीजन का प्रमाण अच्छी तरीके से जाएगा, तो आपका रूट का डेवलप भी होगा। और जो आप छानिया खातर दे रहे हो तो उसमें क्या होता है किसान भाई, छानिया खाद, जो गोबर खाद आप देते हो उसमें से काफ़ी पैमाने पे ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज़ होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स आपकी ज़मीन में जितने रिलीज़ होंगे क्योंकि तो उतना ही आपकी ज़मीन की जो क्वालिटी रहेगी वो अच्छे पैमाने पे बढ़ेगी। और जो आप खाद दे रहे हो, जो आप रासायनिक खाद दे रहे हो, तो वो एसिड्स में अच्छे पैमाने पे डाइल्यूट होते हैं किसान भाइयों, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको सीधा, क्योंकि क्या होता है जितने आपकी ज़मीन में एसिड गिरेंगे, क्योंकि एसिड्स में कोई भी चीज़ आसानी से पिघल जाती है। तो इसी के हिसाब से अगर आपकी ज़मीन हार्ड है, अगर आपकी ज़मीन में अगर आप छानिया जो गोबर खाद आपने अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद का यूज़ किया, जितने आपकी ज़मीन में एसिड्स का प्रमाण बढ़ेगा तो उतना ही आपका जो pH बढ़ा हुआ रहेगा, ज़मीन आपकी फिट हो चुकी है तो आपकी वो ज़मीन सॉफ्ट होगी, क्योंकि उसमें एसिड्स के कारण एसिड्स निर्माण होते हैं, केंचुए निर्माण होते हैं, और जो जीवाणु होते हैं उनकी भी विष्ठा होती है, उनमें से भी एसिड्स निकलता है किसान भाइयों। ये जो एसिड्स होते हैं किसान भाइयों ज़मीन के लिए, जैसे कि खट्टी चीज़ें जो होती है ये ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जैसे आप जीवामृत यूज़ करते हो, नींबू का फूल होता है,
क्योंकि जो खट्टी एसिडिक चीज़ें होती है ये इनका कोई असर नहीं होता है। और जितने आप गोबर खाद का यूज़ करोगे तो उतना ही आपका वो ज़मीन का पीएच भी कंट्रोल होगा। जितना वो ज़मीन में एसिड्स आएंगे तो आपका ज़मीन का पीएच भी कंट्रोल होगा। जो आप खाद डालोगे तो अच्छे पैमाने पे वो डाइल्यूट भी होंगे। ज़मीन का कार्बन CN रेशो भी आपका अच्छे से मेंटेन होगा। ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी। जितना कार्बन ज़मीन में बढ़ेगा उतना ही समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन की पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। और जो आपने उत्पादन सोच के रखा हुआ है वो काफ़ी अच्छे पैमाने पे किसान मित्रों आपने जो सोच के रखा है क्वांटिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, तो आपको 100% मिलने वाला है। तो किसान मित्रों यही था। और इसी तरीके से अगर आपने छानिया खाद, गोबर खाद किसी किसान भाई अगर डालने पाते हैं, यूज़ करने पाते हैं फर्स्ट प्राइमरी स्टेज पे, तो आप देखिए यहाँ पे पौधे का अभी 3rd डोज जो हो रहा है उसमें यहाँ पे यह खड़ी फसल में छानिया खाद का, गोबर खाद का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो किसान मित्रों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी जो मेरी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा किसान मित्रों। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।